हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। सबसे पहले समझना है कि जैव प्रक्रम कहते किसको है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अगर ये काम ना हो तो जीवों का अनुरक्षण नहीं होगा, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। इसलिए ये जो क्रिया होगा इसको भी जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे पाचन की क्रिया हो रही है, अगर ये ना हो तो जीव संकट में पड़ जाएगा, इनका जीवित रहना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जैव प्रक्रम है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या हो, अनुरक्षण हो, इसलिए उन सारी क्रिया को क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें हमको समझना है कि पोषण क्या होता है। पोषण, ध्यान देना यहां से, पोषण किसको कहते हैं। पोषण वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता हो। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया या फिर वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्व ग्रहण करता हो और फिर उनका उपयोग करता हो, वह विधि क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। और पोषण दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, याद रखना। पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा होता है परपोषण। अब यहां से हम समझेंगे ये कि स्वपोषण किसको कहते हैं। वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, दूसरे जीवों पर आश्रित ना हो। ऐसा है ना, स्वपोषण क्या है, वैसी है ना विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होता है। तो ऐसे पोषण को, ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण कहते हैं। अब उसके बाद समझना है कि परपोषण किसको कहते हैं। परपोषण, देखिए स्वपोषण हो या परपोषण हो, ये एक विधि है। परपोषण बोले क्या है, तो वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों पर निर्भर रहता हो, तो ऐसी विधि को हम लोग परपोषण कहते हैं। अच्छा, स्वपोषण का जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी हरे पौधे ये क्या क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एक होता है स्वपोषी, इसको भी समझ लीजिए, स्वपोषी। तो स्वपोषी एक जीव है, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे स्वपोषी कहेंगे। एक होता है परपोषी। अगर सवाल में आ जाए कि परपोषी क्या है, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाता हो, दूसरे जीवों से प्राप्त करता हो, ऐसे जीव को बोलता है परपोषी। अब यहां से हमको समझना है ये कि है ना, स्वपोषण परपोषण क्या है, इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, फिर भी एक बार बता देते हैं। स्वपोषण क्या है, वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर ना हो, ऐसी विधि को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अगर बोल दे आपको परपोषण क्या है, तो ये परपोषण ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ऐसी विधि को हम लोग परपोषण कहते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं ये सब स्वपोषी होते हैं। आपको बता दिए कि स्वपोषी क्या है। कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको स्वपोषी बोलेंगे, जो अपना भोजन स्वयं ना बनाता हो उसे परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी के एग्जाम्पल हो गए, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि सारे पौधे जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेपर में सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, तो अगर हरे पौधे हैं तो उस पर आप टिक मारेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको समझना है परपोषण। ये जो परपोषण है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। सबसे पहले तीनों को समझना है। पहले यह समझना है कि बताइए मृतजीवी पोषण क्या है। एक ऐसा पोषण, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जंतु या पौधे से प्राप्त करता हो या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता हो, तो ऐसी विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण। और
एक होता है मृत जीवी, इसको यहीं पे समझ लेते हैं मृत जीवी क्या होता है। देखिए हम फिर एक बार बोलेंगे कि मृत जीवी अगर बोल दे तो मृत जीवी एक जीव है, तो वो जीव जो अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं से या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता हो, ऐसे जीव को हम लोग बोलेंगे मृत जीवी। अब मृत जीवी के एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है मृत जीवी में क्या है, कवक है, बैक्टीरिया है, उसके बाद प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, मृत जीवी है। अब यहां से ध्यान देना है कि एक पौधे हैं जिसको गोबर छत्ता बोलते हैं, ये भी मृत जीवी है। क्यों? क्योंकि गौर से ध्यान देना, ये जो गोबर छत्ता है ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, मृत जीवी। सवाल आएगा पेपर में कि निम्नलिखित में कौन मृत जीवी है, अगर ऑप्शन में आ जाए कि गोबर छत्ता तो उसको टिक मार देंगे, ठीक है। एक चीज का गौर करेंगे कि कभी कभी ये सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे, ऑप्शन ए में मृत जीवी दे देगा, बी में है ना कवक दे देगा, सी में प्रोटोजोआ दे देगा, डी में बोलेगा इनमें से सभी, तो सारे को टिक मारना, इनमें से सभी सही होगा। तो एक चीज बताइए, मृत जीवी पोषण समझ में आ गया, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता हो, ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी क्या होता है, ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधे या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता हो, ऐसे जीव को बोलेंगे मृत जीवी। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एक होता है गोबर छत्ता, याद रखना है आपको, गोबर छत्ता, ये भी क्या होता है, मृत जीवी है। अब हम लोग देखेंगे कि है ना परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें कोई जीव अपना भोजन, जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों से प्राप्त करते हो, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। और बोल दे परजीवी क्या है, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, उसको बोलेंगे परजीवी। अब यहां से ध्यान देना, परजीवी में जैसे एक पौधा है अमरबेल, परजीवी बोल रहे हैं, परजीवी एक पौधा है अमरबेल। अमरबेल जो है ये जिस पौधे पे जाएगा उसके भोजन को खा जाता है और उसको सुखा देता है। आप देखिए जैसे आम का पेड़ हुआ या कोई भी पेड़ हो, उसके ऊपर अमरबेल का लत्ती जो है छा जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ दिन के बाद वो पेड़ सूख जाता है। उसका रीजन यही है कि अमरबेल क्या करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो जो पौधा है वो अपना भोजन, उसके भोजन को क्या करता है, वो खुद को खा लेता है। मतलब वो अमरबेल अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे पौधों से, दूसरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं इस तरीके से। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अमरबेल क्या है, परजीवी है। उसके बाद परजीवी का और भी है ना उदाहरण है, देख लीजिए, जैसे गोल कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब क्या है, परजीवी है, ठीक है। और एक और है मलेरिया परजीवी जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको याद रखना, अमरबेल, गोलकृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब क्या है, परजीवी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। एक चीज का ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी जीव जो अपना भोजन जिस जीव से प्राप्त कर रहा है, जैसे मान लीजिए परजीवी है, ये अपना है ना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो जिस जीव से प्राप्त करते हैं उस जीव को बोलते हैं, उस पौधे को, उस है ना पेड़ को, जो भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे पोषी। मेरे कहने का मतलब, अगर बोल दे पोषी क्या है, तो कोई भी परजीवी जो अपना भोजन जिस पेड़ पौधे से प्राप्त करते हो, जिस जीव जंतु से प्राप्त करते हो, उसको क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे। जैसे अमरबेल किसी पौधे के ऊपर है, जिस पौधे से अमरबेल अपना भोजन प्राप्त करता है, उस पौधे को हम लोग बोलेंगे पोषी। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि प्राणी संपोषण क्या है। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं? प्राणी संपोषण में कोई भी जीव अपना भोजन जिस तरीके से जंतु अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक इसी प्रकार कोई भी जीव अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण।
क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन जंतु जिस तरीके से ग्रहण करता है उस तरीके से ग्रहण करेगा। तो ऐसे पोषण को हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। एक होता है प्राणी संपोषी, याद रखना है, प्राणी संपोषी। ये प्राणी संपोषी एक जीव है, ऐसा जीव जो अपना भोजन जंतुओं के तरीके से ग्रहण कर लेता, उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषी। जैसे प्राणी संपोषी में कौन कौन आ जाएगा? मेढक होगा, अमीबा होगा, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है? प्राणी संपोषी है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे हम लोग, जो मृत जीवी होता है उस मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी को अपघटक। क्यों कहते हैं? गौर से ध्यान दीजिए। जो मृत जीवी होता है वो मृत पौधे या मृत है ना जंतु को क्या करता है? तोड़ देता है एकदम टुकड़ों में, और उसका तोड़ने के बाद वो सारे उनका जो मूल तत्व है, जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उनके जो मूल तत्व हैं वो मिट्टियों में मिल जाते हैं, और उसके बाद वो मिट्टियों से पेड़ पौधे क्या करता है? उसको खींच लेते हैं, और उनसे जो भी है ना गैस उत्पन्न होता है वो सारे वायुमंडल में चले जाते हैं। इसीलिए मृत जीवी को क्या बोलते हैं? अपघटक भी बोलते हैं। सवाल पूछेगा निम्नलिखित में किसे अपघटक कहते हैं, तो याद रखना है मृत जीवी को। उसका रीजन ये है कि वो मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं को क्या करता है? तोड़ देता है, उनके मूल तत्वों में बदल देता है, और वो मूल तत्व कहां चला जाता है? मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर मिट्टी से क्या करता है? वो पेड़ पौधे उसको तान लेते हैं। तो इस तरीके से हमको लगता है ये तीनों चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद प्रकाश संश्लेषण। बहुत अच्छा सवाल है ये, अपने आप में कितना बार सवाल पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आप देखिए यार, हर चीज को किसी न किसी चीज को करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका है, तो हर चीज का एक तरीका होता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब यहां से याद रखना है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहां बनाते हैं, उसको क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों का होना जरूरी है। एक होता है क्लोरोफिल, जो पौधा है ना उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। अब क्लोरोफिल क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल। इन 4 चीज का होना जरूरी है। ठीक है, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाएंगे तो सबसे पहले पौधे के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। ये क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, याद रखना है। सवाल पूछेगा कि किसके कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या क्या चीज का होना जरूरी है, तो इन 4 चीजों का क्लोरोफिल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल होता क्या है? पत्तियों में एक है ना, पत्तियों का एक भाग है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग है ना, दूसरा नाम है इसका हरित लवक, हरित लवक। गौर से ध्यान देना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल जो है इसका दूसरा नाम है क्लोरोफिल का पर्णहरित, पर्णहरित। तो यहां से ये समझ में आ गया क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है कि सूर्य से जो सूर्य की प्रकाश है ना उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसी के कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों में
रंध्र पाए जाते हैं। एक कोशिका होता है पत्तियों में, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, वहां उसमें क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं और उस रंध्र के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कहां चले जाते हैं, पत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां से ये समझना है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल इसमें बहुत सारे गैस हैं, जब है ना वो जो हवा जाता है, हम लोग सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा लेते तो लोगों का मानना यह है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जबकि आप है ना नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। तो यहां से समझना है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन पता कितना लेते हैं, 78% ले लेते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता है पता है ना, ये 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। तो मेन ये समझना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है ना रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करता है, कैसे, तो क्या होता है, जहां रंध्र होते हैं वहां पे एक द्वार कोशिका होता है। द्वार कोशिका का काम है कि रंध्र को खोलना और बंद करना, और रंध्र खुलते और बंद कब होते हैं, तो द्वार कोशिका क्या करता है, जल को अवशोषित कर करके फूल जाता है, इस तरीके से रंध्र खुल जाता है, और उसके बाद है ना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से धनाधन प्रवेश कर जाता है पत्तियों में। इसके बाद फिर क्या होता है, अब जल की बात रही तो जल क्या होता है, मिट्टियों से जड़ के द्वारा है ना वो कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक जल को, और जाइलम के द्वारा पहुंचाता है। ये अगला चैप्टर परिवहन है, वहां हम लोग जाइलम फ्लोएम सबको बढ़िया से है ना जानेंगे। तो मिट्टियों से जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उससे क्या करता है, जड़ से उसको तान लिया जाता है और उसके बाद उसको पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इन चार चीजों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए है ना कच्ची सामग्री 4 है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां से याद रखना कि ये जो हमारे पास क्लोरोफिल है, इसका दूसरा नाम है पर्णहरित। क्लोरोफिल जो है इसको प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं, याद रखना है। सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं, तो याद रखना है किसको, क्लोरोफिल को। सवाल पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा है ना तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना मैग्नीशियम, Mg होता है उसका सिंबल, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि बता क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, या ये जो तत्व है ना मैग्नीशियम, ये धातु है, तो ये मैग्नीशियम है ना कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर, इतना याद रखना, ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है, ठीक है। अब यहां से समझना है कि पत्ती जो है, पत्ती इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। सवाल पूछेगा कि किसको प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, तो पत्तियों को, और पत्तियां में ही है ना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और यहां से एक चीज और ध्यान देना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसका दूसरा नाम है हरित लवक, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी क्या बोलते हैं, अंगक, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल भी आ सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे फिर अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, इन सब पे खूब सवाल आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमीबा किसको कहते हैं, ठीक है। अमीबा क्या है, अमीबा, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि अमीबा जो है क्या है, ठीक है। यहां से ध्यान देना है कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव क्या है, ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना हो। आप मन में ये सवाल होगा कि सर कोशिका क्या है, ये बहु कोशिका 9th क्लास में चैप्टर ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां समझ लीजिए, आप देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो पहले क्या होता है कि छोटे छोटे ईंट के टुकड़े से मिलकर के दीवार बनता है, उसके बाद एक कमरे का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरीके से दूसरा है ना, तीसरा चौथा कमरा इस तरीके से बन जाता है, और है ना एक है ना बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे उस बिल्डिंग में सबसे मेन पार्ट देखेंगे अगर कोई है तो वो ईंट है।
उस मेन पार्ट को बोला जाता है रचनात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी है ना ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछ दे कि बता कोशिका क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। ये था कोशिका का डिफिनेशन। हम लोग समझते हैं कि अमीबा क्या है। अगर कोई जीव एक कोशिका से बना हुआ तो उसे है ना जीव को हम लोग बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी जो भोजन है वो बैक्टीरिया है, छोटे छोटे शैवाल है, ठीक है। ये सब अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या करता है कि जब भोजन है ना ग्रहण करता है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि हम लोगों में क्या होता है, मुंह होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन अमीबा में कोई मुंह जैसी रचना नहीं होती है। अमीबा क्या करता है, जैसे अमीबा का चित्र थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बना तो नहीं पाएंगे एग्जैक्ट, गौर से ध्यान दें। ये मान लीजिए अमीबा, ठीक है। क्या होगा कि अमीबा के अगर मान लो निकट में कोई भी भोजन आया, मान लीजिए ये भोजन का टुकड़ा है, भोजन का टुकड़ा है अमीबा का, ठीक है। अब ये भोजन को क्या करेगा, अंतर ग्रहण करेगा। तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपने शरीर से उभार बनाएगा, उभार निकालेगा। इसी उभार को बोलते हैं कुटपाद। उभार निकाला और उभार निकालने के बाद इस भोजन को क्या किया, घेर लिया फाइनली। अब देखिए अमीबा का आकार ऐसा हो गया, अमीबा ऐसा बन गया, इस तरीके से अमीबा हो गया। अमीबा क्या किया, भोजन को अंतर ग्रहण कर लिया। इसके पास कोई मुंह जैसी रचना नहीं होता। जिधर भोजन आएगा उधर क्या करेगा, शरीर से उभार निकालेगा। उभार निकालने के बाद उस भोजन को घेर लेता पूर्ण रूप से, वो भोजन अंतर ग्रहण हो जाता है, अमीबा के अंदर चला जाता है। तो आपको याद रखना, अगर सवाल पूछ दिया जाए कि अमीबा में क्या भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसी कोई रचना होती है, तो बोलिएगा नहीं। वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है, तो उसके शरीर के निकट जहां भी है ना भोजन आएगा, वो अपने शरीर में उभार निकालेगा। उसी को बोलते हैं बाबू कुटपाद। तो सवाल पूछ देता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो याद रखना कुटपाद के द्वारा। ये जो शरीर से उभार जो निकालता है ना, इसी को कुटपाद बोलते हैं। अब भोजन को ग्रहण कर लिया, हम लोगों के अंदर क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए एक अंग है जिसमें भोजन पचते हैं। यहां क्या होता है कि जो भोजन है वो भोजन रसधानी में पचता है, याद रखना, भोजन रसधानी। आपको याद रखना है कि अगर सवाल पूछे कि अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता था, भोजन रसधानी में होता है। और पचा हुआ भोजन वहां से चला जाता है फिर कोशिका द्रव के अंदर, और कोशिका द्रव से वो पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, सोख लिया जाता है शरीर के है ना पूरे पार्ट में, ठीक है। और मन में सवाल होगा कि सर अपचा भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाएगा वो कहां जाएगा, तो फिर उसको बाहर करने के लिए हम लोगों में तो अंग है जो बताए थे, मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, पिछले लेक्चर में करवाए होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी है ना जगह नहीं होती जिनके जरिए वो बाहर निकाल दे अपशिष्ट पदार्थों को। वो क्या करता है, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। अस्थायी छिद्र मतलब थोड़ी देर के लिए वो छिद्र बनाएगा, उस छिद्र से फिर वो अपचा भोजन को बाहर कर देगा शरीर से, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को। इस तरीके से वो है ना अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर चला जाता है। तो सवाल यहां से पूछेगा कि अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता था, भोजन रसधानी में। पचा हुआ भोजन कहां चला जाता है, तो कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से पचे हुए भोजन का है ना अवशोषण हो जाता है, सोख लेता है पूरा शरीर। इस तरीके से हम अमीबा को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद है ना समझ लेते हैं थोड़ा पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम, पैरामीशियम किसको कहते हैं, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अमीबा का आकार निश्चित है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अमीबा जैसा था, जैसे कुटपाद का निर्माण किया, भोजन ग्रहण किया, अमीबा का आकार दूसरा हो गया। पहले दूसरा था, पहले है ना अमीबा कैसा था, ऐसा था कुछ, भोजन ग्रहण जैसे किया तो अब ये भाग उभर गया, ऐसा हो गया। तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। हम आते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और याद रखना है कि पैरामीशियम में जो भोजन का ग्रहण होता है वो साइटोएस्टोम से होता है। किससे, साइटोएस्टोम से, साइटोएस्टोम से, ठीक है, या कोशिका मुख भी बोलते हैं।
तो इतना समझ में आ गया कि पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसी रचना होती है, उसी को साइटोस्टोम या फिर कोशिका मुख बोलते हैं। जो पैरामीशियम है इसका आप देखेंगे चित्र तो क्या होता है कि उसका शरीर जो है सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम का पूरा शरीर किससे ढका होता है, सिलिया से। और सिलिया के अंदर क्या होता है, गति पाया जाता है लगातार। इस वजह से सिलिया के अगर निकट भोजन आया तो वो उस भोजन को गति प्रदान करेगा, वो भोजन कोशिका मुख तक पहुंच जाता है और वहां से पैरामीशियम उस भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा है पैरामीशियम। और पैरामीशियम का आकार जो होता है ना वो निश्चित होता है, देखा जाए तो वो चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जैव प्रक्रम का आज का लेक्चर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, है ना।